गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं आपका एक नया कोर्स और मेरा पहला कोर्स जो है वो लॉन्च करने वाला हूँ। दैट इज ऑफ क्लासिकल डायनामिक्स और वी कैन से मैकेनिक्स। दोनों एक ही बात होती है बेसिकली। तो ये चैप्टर मैं आपका लॉन्च करने वाला, आई होप कि इसको बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा आप सभी की तरफ से। तो क्लासिकल मैकेनिक्स, चलो पहले ये डिसाइड कर लेते, ये देख लेते कि किन के लिए, किन स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली ये फायदेमंद हो सकता है। मे बी इफ यू आर 12 पास आउट इन 12th, यू कैन ट्राई दिस, मतलब इफ यू आर competing फॉर अ जेई नीट और यू आर एस्पिरेंट, सो इट कैन हेल्प यू टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। और इफ यू आर यूजी और पीजी स्टूडेंट, फिर तो आपको ये पढ़ना ही पड़ता है बेसिकली, और काफ़ी इंटरेस्टिंग फिनोमिनाज होते हैं इसमें, तो हम इसको आगे स्टडी करेंगे। तो क्लासिकल मैकेनिक्स को आई कैन डिवाइड इनटू फोर पार्ट्स। पहला अगर हम देखें तो हम स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट विद लैग्रेंजियन डायनामिक्स के साथ विल स्टार्ट। तब हम उसके बाद नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स हैमिल्टोनियन, स्टडी अबाउट हैमिल्टोनियन। आफ्टर दैट हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी, थ्योरी के बारे में भी जानेंगे, एक्शन एंगल प्रिंसिपल एंड ऑल, इन सब के बारे में इसमें स्टडी करेंगे। एंड आफ्टर ऑल वी विल मूव टुवर्ड्स एसटीआर। इन फोर पार्ट में आपका इस जो कोर्स है कवर होगा। एंड क्या क्या एडवांटेजेस है इसके, क्यों हम इस कोर्स को पढ़ रहे हैं, ये सभी हम इसमें आपका डिस्कस करेंगे कि वाई जो एनएलएम जो था वो क्यों इतना सफिशिएंट नहीं रहा कि हमें एक दूसरी मैकेनिक्स लानी पड़ी। दीज ऑल थिंग्स वी विल स्टडी इन दिस कोर्स। एंड जो प्री रिक्वायरमेंट है फॉर दिस कोर्स इज नथिंग, जस्ट बेसिक 11th 12th अगर आपको आता है तो यू आर एलिजिबल इनफ टू अटेंड दिस कोर्स। Like if you know what the position is, what's velocity we call, what is force, momentum, angular momentum, torque, if you know all these basic things, then you are eligible, because ये आपका एक totally different जो ये जो मैकेनिक्स है, जो सॉल्व क्वेश्चन प्रॉब्लम की जो अप्रोच है वो एकदम डिफिकल्ट, एकदम डिफरेंट हो जाती है। तो इसके लिए ज़्यादा प्री रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो ओके, वी विल स्टार्ट विद व्हाट इज क्लासिकल मैकेनिक्स। चलो बुक्स बता देता हूँ पहले। ओके, पहले बुक्स बताता हूँ। तो जो दो बुक इसकी जो मेनली प्रेफर की जाती है, तो गोल्डस्टीन आपकी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बुक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत इंटरेस्टिंग, थोड़ी डिफिकल्ट पढ़ सकती है आपको। तो इट्स योर विश, आप ट्राई करें, है ना। या फिर जो दूसरी बुक है, इट इज बाय एन सी राणा, और जो एक आई डोंट रिमेम्बर द नेम, ये इंडियन ऑथर्स हैं, तो यू कैन ट्राई दिस बुक ऑल्सो। थोड़ा ज़्यादा डिटेल बुक है। बाकी आई थिंक जो लेक्चर्स हैं दिस विल बी इनफ फॉर यू। बट जैसे कोई चीज़ अगर मैं स्किप करूँगा तो यू कैन रीड इट फ्रॉम दिस, और आई विल प्रोवाइड सम अदर लिंक्स और नोट्स फॉर दैट। तो स्टार्ट करते हैं। लाइक व्हाट इज क्लासिकल मैकेनिक्स, व्हाट इज मैकेनिक्स। सो बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या है? इट्स अ वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और सॉल्व इक्वेशन टू गेट अ ट्रेजेक्टरी, सॉल्व अ प्रॉब्लम और इक्वेशन टू गेट अ ट्रेजेक्टरी और अ पाथ। और बेसिकली इट विल टेल अस कि आफ्टर सर्टेन टाइम ये आपका जो ऑब्जेक्ट होगा ये कहाँ होगा बेसिकली। तो ये चीज आपको जो है मैकेनिक्स बताती है। ओके, तो मैकेनिक्स है, तो देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्लासिकल, व्हाई आर व्हाई आर वी यूजिंग दिस क्लासिकल ओवर हियर आल्सो। बिकॉज कोई भी प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व करते हैं, कोई भी इक्वेशन अगर हम सॉल्व करते हैं मैकेनिक्स में, तो इट कैन बी डन बाय आइदर टू वेज, ब्रॉडली बाय टू वेज। लाइक वन बाय क्लासिकल मेथड जो हम अभी पढ़ेंगे, जैसे जिसमें जैसे एनएलएम जो आता है ये भी क्लासिकल अप्रोच में आता है। दूसरा मॉडर्न मॉडर्न बेसिकली इसमें आपका क्वांटम अप्रोच आती है। तो वी विल स्टडी दिस वन, दिस इज वे मोर एंशियंट देन दिस वन। ये थोड़ा पुराना तरीका है, बट इट इज वे मोर यूजफुल देन दिस। इन डेली लाइफ वी ओनली यूज दिस वन, can't be used in daily life, it is way more complex than this। तो हम क्लासिकल मीन्स यही है कि इट इज अ वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। और क्लासिकल मैकेनिक्स would contain all the physics, मतलब you know that there is something called classical electrodynamics, classical thermodynamics, these all are classical topics, so it means that कि इसको जो सॉल्व करने का तरीका है, it is we will do it by this method, not by quantum approach। तो लेट्स सी, इसके बाद मैं क्या बताऊँ इसके बारे में।
हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक हमारे जो टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स। तो हाउ वी कैन डिफाइन अ कोऑर्डिनेट, वी जनरली व्हाट वी से कि कोऑर्डिनेट्स, तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स, जैसे कोई भी सिस्टम है, सिस्टम को डिफाइन करने के लिए जिन एंटिटीज का हम यूज करते हैं दैट दोज आर नोन एज कोऑर्डिनेट्स। सो लाइक इन मैकेनिक्स अगर हम देखें तो हम किन्हें कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, वी जनरली डिफाइंड बाय अ पार्टिकल्स पोजीशन। तो जो पोजीशंस होती है इनको हम क्या बोलते हैं, उसका कोऑर्डिनेट बोल देते हैं। लाइक अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो वी से कि एक्स वाई जेड दीज आर कोऑर्डिनेट्स। तो आज हमने क्या करा, हमने ये पढ़ा, ठीक है, कार्टेशियन पढ़ा। तो आज भी हम जब जो है हम मूव करके किस पे, स्फेरिकल पे मूव किया, हमने कहा अच्छा एक और तरीका है इनको डिफाइन करने का, किसी की पोजीशन डिफाइन करने का, हमने बोल दिया आर थीटा फाइव। इसके बाद हमने कहा नहीं, हम पोलर से भी कर सकते हैं अगर हमको प्रॉब्लम इतना और इजी बनाना है, आर थीटा जेड हो गया था। अब जब ये तीनों आपके आए, इसके बाद हमने एक और चीज, अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है, यू आर अंडर ग्रेजुएट, तो आप लोगों ने एक कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा बेसिकली। इसका लेना देना है नहीं वैसे कुछ कोर्स, आई एम जस्ट विद द क्यूरियोसिटी आपको बता रहा हूँ। कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स क्या थे, इससे हम वी कैन डिफाइन कोऑर्डिनेट्स बाय अवर चॉइस। हम अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी कोऑर्डिनेट जो आपका है वो डिफाइन कर सकते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना था, बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये थी। आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी आगे काफी काम आने आएगा ये सब। तो कोऑर्डिनेट्स हमने डिफाइन किया, बट यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे इन क्लासिकल डायनेमिक्स जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। So what does this term generalized means? It is much important over here. You can watch my videos into two. अगर मैं बहुत slow चल रहा हूँ तो, और अगर fast चला तो you can go into 0.5 also. तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स सिर्फ कोऑर्डिनेट्स नहीं कहते, क्यों? क्योंकि इसमें जनरली हम कोऑर्डिनेट्स से क्या समझते हैं, ओके जस्ट पोजीशन। हाँ ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, सैटेलाइट कोऑर्डिनेट्स दे रही है, ऊपर से क्या दे रहे हैं, पोजीशन दे रहे हैं। तो हम जो कोऑर्डिनेट्स से समझते थे, हमारा जो अभी तक अप्रोच था या फिर हमारी जो थिंकिंग थी, वो बस ये थी कि द कोऑर्डिनेट्स आर ओनली पोजीशन, ओनली पोजीशन। बट जनरलाइज, व्हाट इज जनरलाइज कोऑर्डिनेट? लेट आई डिफाइन इट फर्स्ट। इट इज मिनिमम number of coordinates required to define a system। मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन अ सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और हर एक वर्ड इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जैसे इस मिनिमम वर्ड को अभी मैं इसके थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो है जस्टिफाई करूंगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन अ सिस्टम, ठीक है। तो अगर हम बोले, अब मैंने यहाँ पे सिस्टम की बात की, दिस इज नॉट अ मैकेनिकल सिस्टम ओनली, दिस कुड आइदर बी अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम और इलेक्ट्रोडायनेमिक सिस्टम। तो अब हमने यहाँ पे इसको इसीलिए दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट जनरलाइज। दिस इज नॉट ओनली अ मैकेनिक सिस्टम, दिस कुड बी एनी पार्ट ऑफ फिजिक्स। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट जनरलाइज। नाउ अब जो कोऑर्डिनेट्स है ये पोजीशन तक लिमिट नहीं है उनकी। इट मींस कि अब ये पोजीशन तक लिमिटेड नहीं है। Let I give you an example. Uh, we if we go to thermodynamic system, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में आप, हम अपना पूरा सिस्टम जो है वो सिर्फ एक पोजीशन की वजह से, पोजीशन के कारण डिफाइन नहीं कर सकते। आइदर वी कुड नीड प्रेशर और वॉल्यूम, दिस काइंड ऑफ टर्म्स। सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आऊँ, तो यहाँ पे जो है मुझे अपना जो कोऑर्डिनेट्स है, ये पोजीशन से इसमें ज्यादा कुछ फायदा होगा नहीं। वी हैव टू मूव टुवर्ड्स चार्ज और करंट, तो ये भी हमारे कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। ये अभी फिर से मैं इसे बता रहा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है। तो इस जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हम जो डिफाइन करते हैं इज डिनोटेड बाय क्यू आई। Why I am writing I? Because it could be either more than one coordinate is required to define an entire system. तो इसलिए मैंने यहाँ पे I लगाया है। उसके बाद अगर हम बोले वी कैन ऑल्सो डिफाइन जनरलाइज वेलोसिटी, मतलब जितने भी मैकेनिक्स में आपके टर्म्स थे, लाइक जनरलाइज वेलोसिटी, जनरलाइज मोमेंटम, मतलब जितने भी मैकेनिक्स को डिफाइन करने के लिए जितने टर्म्स लिए थे वो सब के सब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जनरलाइज फोर्स, लाइक जनरलाइज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी विल डिफाइन
we'll define it like qi dot. Where dot what will we define like qi will be dqi by dt. So what we are doing, we are defining our coordinates in such a way कि ये आपका पूरा सिस्टम को जो है वो एक्सप्लेन कर सके, एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एक वेलोसिटी भी डिफाइन कर दी जिसे हमने जनरलाइज वेलोसिटी का, दैट इज जस्ट अ टाइम डेरिवेटिव ऑफ दैट जनरलाइज कोऑर्डिनेट. Along with that such is, there is momentum pi, and what is generalized force, it is pi dot pi by dt. तो ऐसे करके हमने सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो हम मैकेनिक्स में आपका लिखते थे वो सभी हम अब सारे सिस्टम के लिए लिखेंगे. ये अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी है हैमिल्टोनियन के लिए और लैग्रेंजियन के लिए, और यही चीज है जो इसे ज्यादा इजी बनाती है बाकी दोनों से. तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाट इज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट मींस. एंड नाउ आई विल move to a topic that is known as a constraint, is also important. तो कंस्ट्रेंट क्या होता है? इतने इसका मीनिंग अगर मैं बोलूँ तो इट इज अ कंडीशन बेसिकली, जो कंडीशन हम पे पहले से हमने, या कोई बाउंड्री जो हमने दे रखी है अपने सिस्टम को, सिस्टम की ये लिमिट है, इससे आगे सिस्टम नहीं जा सकता, दैट इज व्हाट वी कॉल कंस्ट्रेंट. लाइक इफ आई गिव यू एग्जांपल, सपोज एक पार्टिकल है कि आपका एक मोशन कर रहा है, एक इसमें एक सिस्टम में एक ये मोशन कर रहा है, ये एक्स वाई जेड. अब ये फ्री मोशन कर रहा है तो इसकी इक्वेशन हम लिखेंगे, इट विल बी लाइक एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो, कुछ इक्वेशन ऐसा आएगा. बट अगर हम एक एक इस पे कंस्ट्रेंट ला देते कि सपोज ये सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम है एंड इट विल ओनली मूव इन अ प्लेन, वो ये सिर्फ इस प्लेन में मूव कर सकता है, दैट प्लेन इज सपोज z इक्वल टू ए, सिर्फ इस प्लेन में मूव कर सकता है. तो हम क्या लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो नाउ. क्यों? क्योंकि एक्स तो जेड तो फिक्स हो गया, ये इसकी वैल्यू कुछ ए हो गई, तो ये हम अपने इक्वेशन में पुट करेंगे. तो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है, इट विल बी द फंक्शन ऑफ ओनली टू वेरिएबल, टू टू कोऑर्डिनेट्स. यहाँ अगर हम देखें तो थ्री कोऑर्डिनेट्स थे, अब यहाँ पे ये सिर्फ टू कोऑर्डिनेट्स रह गए. इसीलिए यहाँ पे कंस्ट्रेंट इस तरीके से हेल्प करता है. कंस्ट्रेंट क्या करता है? इट विल एलिमिनेट some generalized coordinates, some coordinates basically, not generalized. कुछ कोऑर्डिनेट्स को ये अपने उससे एलिमिनेट कर देता है. अब ये बहुत बेसिक चीज लग रही होगी बिकॉज हमने एनएलएम में, न्यूटन्स लॉ में यही चीज करी है काफी बार. तो इसकी वजह से ये काफी ज्यादा ट्रिवियल लग रहा होगा, बट अगर हम आगे जाते हैं काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है जिनमें सपोज कोई भी एक पार्टिकल है वो टोटल थ्री डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वो अगर रोटेशनल नहीं है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री हो गया. सपोज ऐसे एन पार्टिकल है हमारे सिस्टम में, तो इट विल बी थ्री एन. अब हमने इस पे कुछ कंस्ट्रेंट लगाया कि सपोज ये इसके इतने से पास नहीं आ सकता. जैसे अगर हम एटम की बात कर लें, स्प्रिंग फोर्सेस से हम बोलते हैं कि ये कनेक्ट होके रहते हैं ऐसे. तो इस कारण क्या होगा, ये कुछ कंस्ट्रेंट्स आ गए इसमें. तो सपोज के स्प्रिंग्स है, तो जो अब हमारे कोऑर्डिनेट्स बचेंगे वो सिर्फ थ्री एन माइनस थ्री बचेंगे. तो इससे आपका जो है इक्वेशन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है, और क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है. हम देखेंगे आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको इसकी अहमियत पता चलेगी. तो दिस इज व्हाट वी कॉल कोऑर्डिनेट्स और कॉल कंस्ट्रेंट्स बेसिकली. तो अब कंस्ट्रेंट्स की अगर मैं टाइप देखूं, देयर आर टू टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स. फर्स्ट इज होलोनोमिक, सेकेंड इज नॉन होलोनोमिक. बस फैंसी से वर्ड्स दे दिए हैं, मतलब कुछ नहीं है, बहुत इजी चीज है, 2 मिनट में पता चल जाएगा. तो व्हाट इज होलोनोमिक? होलोनोमिक में क्या होता है कि इफ वी हैव एग्जैक्ट इक्वेशन along with that constraint, with the help of that constraint we can write an exact equation, then it is known as holonomic. Like मैं अगर एग्जांपल दूं, सपोज एक एटूट प्रॉब्लम अगर हम लें, तो अगर सपोज हमारा एक पुली था, ये एक्स था, ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस वाई है. तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे अभी दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास अवेलेबल है, एक्स एंड वाई, दो मैंने वेरिएबल लिए हैं. बट तो हमारी जो इक्वेशन होगी कुछ अगर निकलेगी तो एक्स और वाई के टर्म्स में निकलेगी. लेकिन अगर हम अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या होगा, व्हाट इज कंस्ट्रेंट ओवर हियर? कंस्ट्रेंट विल बी द लेंथ. वी नो ना कि जो ये स्ट्रिंग है इसकी लेंथ तो कांस्टेंट है, दैट विल बी व्हाट, एक्स प्लस वाई प्लस इफ दिस पुली इज रेडियस आर, वाई आर इक्वल टू एल. So we can write y in terms of x. मतलब कि मैं इस y को ये लिख दिया और अगर मैंने इस इक्वेशन में डाल लिया तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो सिर्फ x का फंक्शन रह जाएगी. तो हम पे जो कोऑर्डिनेट रहा वो एक ही रहा.
तो इसने क्या करा, जनरली हम पे दो कोऑर्डिनेट का सिस्टम था, बट एक कंस्ट्रेंट था, तो उस कंस्ट्रेंट ने उस एक इक्वेशन को, उस एक वेरिएबल को जो है आपका वो एलिमिनेट कर दिया, और हम पे जो आउटपुट आया वो आपका एक ही वेरिएबल के टर्म्स में रहा। तो इस कारण क्या हुआ, काफी हेल्प हो गई हमको। अदरवाइज ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता, अगर दो दो वो रहती तो दो इक्वेशन बनती, फिर दो इक्वेशन को सॉल्व करते। इट्स एन इजी तरीका। और नॉन होलोनोमिक, व्हाट इज नॉन होलोनोमिक? अब इसमें क्या होता है, सपोज हमने एक रूम लिया, बॉक्स लिया, एक क्यूबिक शेप का बेसिकली, एग्जांपल दे रहा हूँ बस। तो ये एल लेंथ अगर इसकी है, और ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है यहाँ से, तो क्या बाउंडेशन है इसके अंदर, अगर एक पार्टिकल चल रहा है, तो ये हमको पता है कि ये रूम के अंदर ही है, तो इसके लिए बाउंड्री क्या है, ये जीरो से लेकर जो इसका एक्स है वो एल तक रहेगा, जो वाई है वो भी एल तक रहेगा, और जो जेड है, ये जो पार्टिकल होगा वो यही रहेगा। तो these are the constraints. However, we can't write it in an exact equation like this. These are inequalities. तो इसके अंदर पार्टिकल कहीं भी हो सकता है। तो दैट्स वाई ये जो है थोड़ा डिफरेंट होता है इनसे, और इसलिए इनको नॉन होलोनोमिक कहा जाता है, क्योंकि इट कांट बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो इनको हम जनरली, हमारा फोकस ये नहीं रहेगा, वी विल डील विद ओनली होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स। दीज आर थोड़ा हाई लेवल हो जाता है। अब मैंने क्यों वहां पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में मिनिमम रखा था? जनरलाइज कोऑर्डिनेट की अगर मैं डेफिनेशन देखूं, आई हैड रिटन की मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन अ सिस्टम। ओके, सो इसका मतलब ये है कि हम पे कोई अगर सिस्टम है, उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारे सिस्टम में कुछ कंस्ट्रेंट्स है, उनको हमने जब अप्लाई किया, हमने कुछ कोऑर्डिनेट्स बनाए अपने, हमने कुछ कोऑर्डिनेट्स लिए उसको डिफाइन करने के लिए, तो जो कंस्ट्रेंट्स थे, वो जब हमने इन कोऑर्डिनेट्स के साथ अप्लाई किया, तो एट लास्ट कुछ कोऑर्डिनेट्स जो है वो एलिमिनेट हो गए, कुछ कोऑर्डिनेट्स हमारे एलिमिनेट हो गए। इसके अंदर अब कुछ ही कोऑर्डिनेट्स बचे, जो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हम पे लेफ्ट होंगे, मतलब सारे कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने के बाद जो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, दैट विल बी नोन एज ओनली जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो सिर्फ उन्हें ही हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कहेंगे। लाइक अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, अगर मैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहता हूँ, वो हम मैकेनिक्स से बाहर चल जाते, चलो चलो हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में गए, और मैंने कहा लेट चार्ज बी माई जनरलाइज कोऑर्डिनेट। हम एक सिस्टम डिफाइन कर रहे हैं, सपोज कोई इलेक्ट्रोडायनेमिक सिस्टम है, इसे हम डिफाइन कर रहे हैं। व्हाट विल बी माई जनरलाइज वेलोसिटी? विल बी व्हाट, क्यू डॉट, यानी डी क्यू बाई डी टी। ये क्या होता है, करंट होता है। देखो मैंने इनके कोऑर्डिनेट्स को अपने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में डिफाइन कर लिया, तो यहाँ पे अब जरूरी नहीं है कि जो हमारे कोऑर्डिनेट की डायमेंशन है वो लेंथ ही हो या पोजीशन ही हो, और जो वेलोसिटी है उसकी जो डायमेंशन हो एल टी माइनस वन ही हो। अब हमारे कोऑर्डिनेट पे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा कि बाकियों की डायमेंशन क्या होगी। और क्योंकि हमें मैकेनिक्स से बाहर निकलना पड़ेगा, हमको अब सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ डील करना है, और लैग्रेंजियन ऐसे ही वर्क करता है, दैट्स व्हाई इट इज मोर प्रोमिनेंट देन एनएलएम। तो इस लेक्चर में तो अभी के लिए मेरे पास इतना ही था। इसके बाद वी विल मूव टुवर्ड्स द व्हाट इज लैग्रेंजियन, व्हाट इज एक्शन, व्हाट इज हैमिल्टन प्रिंसिपल, एंड विल डिराइव द लैग्रेंजियस इक्वेशन। कैसे वो इक्वेशन आती है जिस इक्वेशन से हम इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे, ये सब हम होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। आई एम फिर से कह रहा हूँ कि आई एम अ बिगनर, सो आई डोंट हैव मच आइडिया इन टीचिंग। So I hope I had done good enough to teach you guys. So thank you.